नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मैं एक टॉपिक की बात करूंगा वो जयपुर चार दीवारी से रिलेटेड है, वो जयपुर शहर से रिलेटेड है। जी हाँ, आप सभी जयपुर के नागरिक हैं, हम सभी जयपुर के नागरिक हैं, तो ये हमारा एक दायित्व बनता है कि हम हमारे आसपास होने वाली सारी गतिविधियों के बारे में जानें। जैसा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, गतिविधियां, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियां, तो हम हमारे कान को खुले रखें, आंखों को ओपन रखें। अगर हम अपने आईज को ओपन रखेंगे और कानों को खुला रखेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसी कई अनकहे पहलू सामने आते हैं जिनका हमें पहले नहीं पता था। और जो मैं आज टॉपिक लेने वाला हूं वो पहलू आप लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, अगर आप बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक हैं तो हो सकता है आपको वो पता भी हो। जी हाँ, मैं आज जो टॉपिक लेने वाला हूं वो है आपका जल महल से रिलेटेड, जल महल लीज मामले से रिलेटेड है इसका पूरा मैटर। तो मैं आज आपको स्टार्ट करता हूं, ये जल महल है क्या। जल महल का अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, अगर तो इंट्रोडक्शन की आप सबको पता होगा कि जल महल कहां सिचुएटेड है, कैसे क्या है, सब चीजें। पर इसके बारे में अगर बड़ी बड़ी मोटी मोटी अगर बात करूं तो 1799 के अंदर जयपुर के महाराजा ने जल महल की स्थापना करी, इसको बनवाया। 1799 के अंदर ये बना के कंप्लीट हो चुका था। ये जल महल काम आता था जयपुर के महाराजे की एक तरीके समर कैपिटल के रूप में, जिसमें जयपुर के महाराजे यहाँ के ठहरते थे, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज करते थे और यहाँ अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रुकते थे। पर 1950-1947 के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था आने के बाद यहाँ पर राजस्थान सरकार का राज आ गया, भारतीय सरकार का राज आ गया, नई नई सरकारें आई गई, तो उनके हिसाब से जल महल की व्यवस्था चालू रखी गई। 1962 के अंदर जल महल के जो पानी जो भरता था, इसके अंदर सीवरेज पानी जो चार दीवारी से निकलता है उसको भी इसमें मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था। तो जल महल की जो एक प्राकृतिक जो व्यवस्था थी वो उस टाइम चरमरा चुकी थी 1962 के बाद से। जल महल की अगर हम महत्वपूर्ण चीजों की बात करें तो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, विदेशी पावने आते हैं, विदेशी बर्ड्स आती हैं यहाँ पे। विदेशी बर्ड्स को देखने में विदेशी पावने भी आते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन। उसके अलावा इकोलॉजिकल अगर आप देखें इसकी, अगर इसको आप एक तरीके से प्राकृतिक रूप में भी देखें तो यहाँ पे बहुत सारे फिशेज हैं, मछलियां हैं, बहुत सारे समुद्र जो लेक्स के अंदर रहने वाली, जो वाटर पर रहने वाली बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं यहाँ पे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस लेक पर कहीं ना कहीं अपनी रह बसर कर रहे हैं, जीवन को अपनी व्यतीत कर रहे हैं। तो ये जो जल महल लेक है कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जयपुर के लोगों के लिए। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम यहाँ घूमने भी जाते हैं, और इकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आर्थिक दृष्टि से भी, टूरिज्म के लिए भी हमारे लिए जल महल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जयपुर के नागरिक के रूप में, चार दीवारी के नागरिक के रूप में जल महल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक जगह बन जाती है। पर जल महल अगर आप जाते हो, सब लोग गए होंगे जल महल, तो जल महल जब जाते हो आप आमेर रोड से, सुभाष चौक से सीधा, तो आप देखोगे जल महल के स्टार्टिंग होने से पहले एक प्राइवेट कंपनी का वहां बोर्ड लग रहा है। जैसे आप लोगों के जहन में प्रश्न आया होगा कि ये बोर्ड किसका है, वैसे मेरे जहन के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था कि भाई ये बोर्ड किसका है। जब इसकी मैंने तहकीकात करने की कोशिश करी तो आज के लेक्चर के ऊपर मैं आ गया और मैंने सोचा क्यों ना इस पूरी तहकीकात के ऊपर एक लेक्चर बनाया जाए। और बहुत सारे कुछ मामले हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगे, तो उससे आप लोगों को भी कि मैं क्या करा सकूं, इंट्रोड्यूस करा सकूं। तो बात करते हैं जल महल लीज मामला क्या है। जैसे कि मैंने बताया प्राइवेट कंपनीज के कुछ बोर्ड्स हैं वहां जल महल के पहले लग रहे हैं, तो वो किस कंपनी को लीज दी गई थी, वो कंपनी को लीज कब दी गई थी, और वो लीज देने के बाद आज वहां पे कुछ क्यों नहीं हो रहा है, वो लीज के बाद कुछ वहां टूरिज्म पर्पस के लिए क्यों नहीं कुछ क्रिएट करा जा रहा है, तो उस पर आज हम बात करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो पहला था, जैसा मैं बताया था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर व्यवस्था आने के बाद यहाँ की सरकारों ने इस पर काम करने की कोशिश करी जल महल के ऊपर। तो जल महल को पहले तो राज्य सरकार खुद अपने पैसों से उसकी एक रिस्टोरेशन कर रही थी, उसकी देखभाल कर रही थी। पर 1990s के स्टार्टिंग के अंदर जल महल को प्राइवेट कंपनी को देने के लिए एक आवाज उठी। उस आवाज को धीरे धीरे सरकारी जो महकमा था उसके अंदर उस आवाज को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। पर फाइनली 20-30 साल बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जी हाँ, अशोक गहलोत गवर्नमेंट 2008 से जो 13 जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर इस प्रोसेस को अंतिम प्रक्रिया या अंतिम रूप देने की बात करी गई, और इस टेंडर को एक कंपनी है जिसका नाम है KGN कंपनी को दे दिया गया। अब ये टेंडर प्रोसेस के पीछे क्या भ्रष्टाचार है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, पर कोर्टों के बहुत सारे निर्णय हैं जो बहुत कुछ कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ये जो टेंडर प्रोसेस है जल महल का, वो KGN ग्रुप हेडेड बाय नवरत्न कोठारी को दे दिया गया। नवरत्न कोठारी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है राजस्थान के अंदर, अरबों खरबों की इनकी प्रॉपर्टी है,
और इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म के अंदर इनके बहुत सारे ठेके हैं। राजस्थान नहीं, राजस्थान के बाहर भी इनके बहुत सारे ऐसे ही टेंडर उठे हुए हैं। तो नवरत्न कोठारी को दे दिया गया, केजीएन ग्रुप को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि जलमहल की जो भी इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको आपको मेंटेन करना है, प्राकृतिक संसाधनों का आपको ध्यान रखना है, जो भी सीवरेज का पानी वहां पे आ रहा है उसको ट्रीट करना है, और जो भी सिल्टेशन मट्टी जो जलमहल के अंदर जम रही है उसको हटाकर आपको वाटर कैपेसिटी है, जो ग्रहण होती है कैपेसिटी जलमहल की, उसको बढ़ाना है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी इस टेंडर प्रोसेस के साथ नवरत्न कोठारी को दी गई। और ये जो काम हो रहा था वो हो रहा था पीपीपी प्रोजेक्ट पे, जिसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके अंदर सरकार भी एक रोल निभाती है और प्राइवेट जो कंपनीज है वो भी रोल निभाती है। तो नवरत्न कोठारी को टेंडर मिल गया और उनको बहुत सारी जिम्मेदारी इस प्रक्रिया के थ्रू डाल दी गई। अब इस प्रक्रिया को डालने के बाद नवरत्न कोठारी भी एक बिजनेसमैन है, तो वो भी इससे कुछ ना कुछ तो प्राइवेट प्रॉफिट जो है वो लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ये प्रक्रिया सही थी या नहीं थी, कुछ प्रश्न उठने लग गए। राजस्थान के अंदर जो अपोजिशन गवर्नमेंट थी बीजेपी ने, उसने विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाए कि जलमहल के अंदर जो लीज दी गई है उसके पीछे कुछ भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो भ्रष्टाचार की जब बू आ रही है, जब प्रश्न उठाए इसको अपोजिशन गवर्नमेंट ने, तो कांग्रेस ने उसका सामना करा और बताया कि ये जो बिड प्रोसेस है वो बीजेपी गवर्नमेंट में स्टार्ट हुई थी। पर अगर मेरे से पूछा जाए ये टेंडर प्रोसेस कंप्लीट कहाँ हुआ है, तो ये कंप्लीट अशोक गहलोत गवर्नमेंट के अंदर टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो अगर इसके पीछे कोई भी चीज भ्रष्टाचार से रिलेटेड निकलती है तो ऑफकोर्स अशोक गहलोत गवर्नमेंट है वो इसके लिए ब्लेम होनी चाहिए। अब देखिए, जब ये प्रश्न उठने लग गए बहुत सारे कि भाई इसके पीछे भ्रष्टाचार है नहीं है, तो ऐसे ही समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे नागरिक होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जागरूक होते हैं और अपनी बात को कहने के लिए, या किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि कुछ गलत करता है तो अपनी बात को उठाने की वो मंशा रखते हैं, उनमें ताकत है। तो ऐसे ही मंशा किसने रखी, ऐसी ही मंशा थी भगवत गौर जी जो एडवोकेट है, उनकी ऐसी मंशा थी तो उन्होंने इसको आवाज उठाने की कोशिश करी। और एक जयपुर वर्ल्ड सिटी के अंदर एक धरोहर बचाओ समिति है, वो भी बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही है। अभी भी जब मंदिर का जब टूटने की कुछ बातें, तो धरोहर बचाओ समिति ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था। तो इस बारे में मैं धरोहर समाज समिति को, बचाओ समिति को थोड़ा जानता हूँ। तो भगवत जी को और धरोहर बचाओ समिति और ऐसे 2-3 संगठन और है जिन्होंने इस लीज मामले के अंदर हाई कोर्ट के अंदर PIL दर्ज कर दी। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। अगर पब्लिक एट लार्ज किसी प्रकार से कोई भी सरकार के निर्णय से इफेक्ट होती है तो उनमें से ही कोई जागरूक व्यक्ति या एडवोकेट हाई कोर्ट के अंदर जाकर एक पिटीशन दायर कर सकता है, और ये बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। तो वैसे ही भगवत गौर जी और धरोहर बचाओ समिति ने पिटीशन दायर कर दिया। हाई कोर्ट ने सरकार से प्रश्न पूछे और सरकार ने जब उसमें उत्तर में यही बताया कि जलमहल को लीज में जो दिया गया है वो हमने एक तरीके से वहाँ की इकोलॉजिकल सर्विस को सुधारने के लिए किया है, कि वहाँ पे जो भी पर्यावरण है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेटल्ड हो जाएं और उसकी रक्षा कर सकें। तो बहुत सारे पॉइंट्स सरकार की तरफ से भी रखे गए। पर जो भगवत गौर जी थे, इन्होंने बताया कि ये जो रखे गए हैं पॉइंट सरकार के द्वारा कि इकोलॉजिकल सही हो जाए, पर्यावरण सही हो जाए, ये सब के सब धोखा है। लोगों को उल्लू बनाने के लिए एक तरीके से एक चाल चली जा रही है सरकार के द्वारा, पर इसके पीछे बहुत ही एक बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। अब ये जब पॉइंट भगवत गौर जी ने रखे गए तो हाई कोर्ट ने पिटिशनर की भी बात सुनी और डिफेंडेंट की भी बात सुनी, दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे और हाई कोर्ट ने माना। हाई कोर्ट ने क्या माना? हाई कोर्ट ने ये माना कि ये जो टेंडर प्रोसेस था, इसका जो प्रोसीजर था टेंडर देने का, वो बहुत ही ज्यादा मेलाफाइड इंटेंशन से किया गया है। मेलाफाइड इंटेंशन से क्यों किया गया है? क्योंकि 99 साल के लिए आपने जलमहल को लीज पे दे दिया है। 99 साल इज अ वेरी बिग टाइम, बहुत लंबा समय होता है। 99 साल के लिए आपने जयपुर चार दीवारी की सबसे फेमस डेस्टिनेशन को लीज पे दे दिया है, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने रुपए में, ओनली 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ के अंदर 99 साल के लिए जलमहल की मोस्ट ऑफ द जो लैंड थी उसको लीज पे दे दिया गया। और जमीन कितनी थी? 100 एकड़। तो आज तो 100 गज का मकान है वो भी 2.5 करोड़ में आ जाता है, और वो 100 एकड़ जमीन 99 साल के लिए सरकार ने 2.5 करोड़ के अंदर दे दी। तो इसके पीछे भ्रष्टाचार की अगर बू नहीं आएगी तो क्या आएगा? तो हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन गई, हाईकोर्ट के सामने सारे तथ्य थे, सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे। उसके बाद हाईकोर्ट एक जजमेंट पाया। हाईकोर्ट ने इस जजमेंट के साथ सभी चीजों को हिला दिया, एक बहुत बड़े व्यापारी तबके को हिला दिया, नवरत्न कोठारी को हिला दिया उन्होंने। जबकि भगवत गौर जी का बहुत मजाक उड़ाया गया, धरोहर बचाओ समिति का मजाक उड़ाया गया था कि भाई आप लोग बहुत ही छोटी चीज हो इन फ्रंट ऑफ द नवरत्न कोठारी। पर
कहीं ना कहीं देश के अंदर न्याय व्यवस्था पर आज भी आम लोगों का विश्वास है। और ये प्रूव हो गया इस लीज के मामले के अंदर। हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट जज ने एक डिसीजन दिया जिसके अंदर ये पूरा टेंडर प्रोसेस था उसको इल्लीगल घोषित कर दिया गया। और इल्लीगल घोषित करने के बाद ही वापस राजस्थान की राजनीति गर्म हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस पे एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिए कि आपने ये जल महल का जो लीज मामला था ये क्यों दिया और इसके पीछे पूरी प्रक्रिया क्यों नहीं निभाई। और 99 साल की लीज पे दे दिया आपने, वो केवल 2.5 करोड़ की रुपए में 3500 करोड़ की जमीन को आपने 2.5 करोड़ में दे दिया। ऐसी क्या जरूरत आ गई थी। तो हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन लगने के बाद बिड कैंसिल हो गई 2012 के अंदर। जल महल की लीज की मामला 2012 के अंदर पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद राज्य सरकार का दायित्व बनता था कि वो जल महल की जमीन पर जाकर अपना कब्जा लगाए। जेडीए का बोर्ड लगाना चाहिए था पर राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। उसने नवरत्न कोठारी और केजीएन ग्रुप को पूरा समय दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसीजन के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो दायर करने का पूरा मौका दिया। और वैसा ही हुआ। राज्य सरकार और नवरत्न कोठारी दोनों ने मिलकर एक स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा दी हाई कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट में। अब ये जो मिली भगत है ये आप समझ सकते हो। अशोक गहलोत सरकार एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की को डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, बहुत महंगे वकील कर रही है। क्यों ऐसा क्यों? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे जिनकी लीड्स जो थी कैंसिल हुई थी, तो ये खुद भी अपने सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते थे एसएलपी के थ्रू। पर अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने अपने वकील को हायर किया और इस कंपनी की लीज थी जो हाई कोर्ट के अंदर कैंसिल हुई थी उसके अगेंस्ट के अंदर एक एसएलपी स्पेशल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई। अब जो हाई कोर्ट के अंदर जो मैटर था, हाई कोर्ट के अंदर जो मैटर था उसके अंदर जो डिसीजन था जिसके अंदर कैंसिलेशन हुई थी उस पर गहलोत पे डायरेक्ट सवाल या निशान उठने लग गए। क्योंकि आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि गहलोत की जो बेटी हैं जो बॉम्बे के अंदर रह रही हैं वो अभी केजीएन ग्रुप के फ्लैट्स के अंदर ही रह रही हैं। जी हाँ, गहलोत की जो बेटी हैं वो अभी केजीएन ग्रुप के फ्लैट्स बॉम्बे के अंदर ही रह रही हैं। तो ये भी प्रश्न उठाए गए गहलोत के साथ कि ये जो बिड प्रोसेस के अंदर है वो कहीं मिली भगत तो नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन है, कल्चरल हेरिटेज है जयपुर का, सिटी पैलेस, जल महल, नाहरगढ़, जो भी सरकारी जो भी चीजें हैं, समाज के लिए जो भी चीजें हैं वो किसी सरकार की नहीं होती है, वो किसी एक आदमी की नहीं होती है, वो जनता की होती है। आप सरकार के रूप में केवल उनके संरक्षण के लिए हैं, कंजर्वेशन के लिए हैं, ना कि उस चीज को किसी प्राइवेट प्लेयर्स को बेचने के लिए, और वो भी बहुत सस्ते दाम में। तो ये एक जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा था जल महल लीज मामला अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट। तो उसके बाद जब ये हाई कोर्ट के अंदर मैटर गया तो एडवोकेट्स, बहुत सारे एडवोकेट्स ने एफआईआर भी लगाई थानों के अंदर, जिनकी 3 बार एफआईआर लगा दी गई थानाधिकारी के द्वारा। एफआईआर होती है फाइनल रिपोर्ट, मतलब केस इज क्लोजर। 3 बार क्लोजर कर दिया थाना अधिकारी ने। इसका मतलब राजनीति कहीं ना कहीं चीजें भी चल रही थी, क्योंकि एसएचओ पे दबाव था कि इस मैटर पे आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जाए। पर एफआईआर अगर कैंसिल हो जाती है, एफआईआर लग जाती है उस मैटर के अंदर, तो एक और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक परिवाद दायर कर सकते हैं। परिवाद आप मजिस्ट्रेट के सामने दायर कर सकते हैं। परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने दायर किया गया और उसके बाद अरेस्ट वारंट निकले खूब से अधिकारियों के खिलाफ और स्पेशली नवरत्न कोठारी के खिलाफ। नवरत्न कोठारी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले। मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर से नवरत्न कोठारी को गिरफ्तार किया गया और जेल के अंदर डाल दिया गया। इतने बड़े व्यापारी का जेल के अंदर जाना कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति को गर्म करने वाला एक स्टेप था। नवरत्न कोठारी को जेल के अंदर डाल दिया गया पर हेल्थ ग्राउंड के बिहाफ पे उनको बेल पे छोड़ दिया गया। और इस पूरे प्रोसीजर के अंदर नवरत्न कोठारी नहीं, आईएएस अधिकारी, आरएस अधिकारी, आरटीडीसी के चेयरमैन, सारे के सारे इस पूरी व्यवस्था के अंदर लिप्त पाए गए हाई कोर्ट के द्वारा। चार्जेस लोअर कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर चार्जेस भी लगाए गए। नवरत्न कोठारी के अरेस्ट के बाद ये जो सरकार थी वो नवरत्न कोठारी, ये एसएलपी इन्होंने फाइल कर दी थी 2012 के अंदर ही। और एसएलपी फाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पे 2012 के अंदर ही रोक लगा दी थी। 2012 में हाई कोर्ट का निर्णय आया और 2012 के अंदर ही इस पे रोक लगा दी गई। 2012 पे रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अंदर अपना निर्णय दिया जल महल लीज मामले के अंदर, और 2014 के अंदर जो निर्णय दिया वो आज तक भी लागू है। 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके अंदर बताया कि जो 99 साल की लीज है उसको 30 साल के तक रिड्यूस कर दो, मतलब 30 साल तक की लीज रहेगी, 99 साल की लीज नहीं रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड स्टेप अपनाया। 99 साल की लीज को कितने में कर दिया?
30 साल के लिए कर दिया। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केजीएन कंपनी और राजस्थान सरकार को यह आदेश दिया कि ये जो लैंड है जो 100 एकड़ है ये बहुत ही ज्यादा आपने ले लिया है, तो इसको रिड्यूस कर दो। तो 100 एकड़ को बहुत ही कम में रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें आज आप चौकीदार देखते हैं बाहर, वो प्राइवेट कंपनी का वो जो लैंड है जो वो लग रहा है बोर्ड, वहां तक इस एरिया को सीमित कर दिया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात और भी कही है कि उस वाले जो लैंड को है आप पब्लिक प्लेस के लिए खोल दीजिए, पब्लिक के लिए खोल दीजिए। पर आज भी सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय की अवहेलना हो रही है, क्योंकि उस एरिया को अभी तक भी पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है, ये मेरे द्वारा भी देखा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के उस डिसीजन की 2014 के निर्णय की आज केजीएन कंपनी अवहेलना कर रही है, क्योंकि उस कंपनी को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कुछ एरिया जो सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है वो पब्लिक के लिए खोलना चाहिए, पर अभी तक भी उसमें कुछ नहीं खोला गया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक चीज और भी बोली कि आप किसी प्रकार का कोई परमानेंट स्ट्रक्चरिंग जल महल के ऊपर जो आपके पास लीज लैंड है उस पर नहीं करोगे। इन तीनों चीजों को आज भी, इन तीनों चीजों में से 2 चीजों को तो माना है, पर एक चीज अभी तक भी इस कंपनी ने नहीं मानी है। अब फ्यूचर इस जल महल लीज मामले का क्या रहेगा, पर जल महल की कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए, वहां के पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे हलफनामे जो दायर किए गए थे केजीएन ग्रुप द्वारा और राज्य सरकार द्वारा, वो बहुत ही झूठे साबित हुए हैं, क्योंकि आज भी वहां सीवरेज का पानी जा रहा है जल महल के अंदर, वहां की बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है, वहां पे मछलियां भी मरती हैं और वहां पे बदबू भी आती है बहुत ज्यादा। जो सारे हलफनामे दायर किए गए थे वो सारे के सारे झूठ साबित हुए। और अगर मैं केजीएन ग्रुप की तरफ से भी बात करूं कि केजीएफ ग्रुप ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है जल महल के ऊपर, तो वो भी एक तरीके से उनकी कंपनी की भी थोड़ी हो सकती है बात सही हो, पर ज्यादातर जो बात है वो केजीएन कंपनी के अगेंस्ट में जाएगी। इसमें राज्य सरकार की भी गलती है और केजीएन कंपनी की खुद की भी गलती है। और उसके बाद अगर हम बात करें अभी लेटेस्ट फरवरी 2020 के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज है, इसी जो साल की बात थी, फरवरी 2020 के अंदर लोअर कोर्ट ने जो गिरफ्तारी वारंट निकाला था उसके बेसिस पे मजिस्ट्रेट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए। पुलिस ने अपनी चार्जशीट थी वो दायर कर दी, उसके बेसिस पे मजिस्ट्रेट ने चार्जेस फ्रेम भी कर लिए। और आप लोगों को पता होना चाहिए अगर मजिस्ट्रेट ने किसी बेसिस पे चार्जेस फ्रेम कर लिए हैं तो वो वहां से सीरियस ऑफेंस स्टार्ट, वहां पे सीरियस जो एक तरीके से कोर्ट का जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो जाता है। पर उस चार्जेस पर हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के अंदर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 के अंदर रोक लगा दी है कि जो भी चार्जेस आपने फ्रेम करे थे नवरत्न कोठारी, केजीएन ग्रुप के मेंबर्स और आईएएस अधिकारी, आरएस अधिकारी, आरटीडीसी के चेयरमैन पे, उन पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्योंकि हाई कोर्ट का ये मानना है कि ये जो पूरा का पूरा बिडिंग प्रोसेस है वो एक तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स से रिलेटेड है। हमारी अर्थव्यवस्था 1991-92 के अंदर खुल चुकी है, तो किसी भी प्रकार के टेंडर प्रोसेस जो होते हैं आजकल नेचुरल है। न्यायपालिका नहीं चाहेगी कभी भी कि वो प्रशासनिक जो मैटर है उसके अंदर हस्तक्षेप करें, क्योंकि जो ये बिडिंग प्रोसेस है ये होता है, टेंडर प्रोसेस है ये होता है प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से। तो न्यायपालिका ज्यादातर इसमें इंटरफेयर नहीं करती है जब तक उनको कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट ना लगे, ग्रॉस मैलाफाइड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ना लगे, जब तक न्यायपालिका दूर से ही देख रही होती है। तो न्यायपालिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बैलेंस अप्रोच रखी, 30 साल के लिए इसको बिडिंग दे दिया। पर आगे क्या होना चाहिए, कभी भी हम ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को अगर बिडिंग प्रोसेस पे दें तो जागरूक नागरिक के हिसाब से हम लोगों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि जल महल जैसा कोई भी लीज मामला नहीं हो जाए। जी हाँ, हम सब चाहते हैं कि हमारी जो भी टूरिज्म प्लेस है उनका डेवलपमेंट हो, चाहे से वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा हो, चाहे से वो सरकार के द्वारा हो, पर कम से कम वो न्याय संगत हो, प्राकृतिक न्याय के हिसाब से हो और वो जनता के फेवर में हो। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है वेदर यू आर गिविंग any land, any monument to private players, but justice should be done to the public at large. Thank you people listening to me. अगर मेरी ये सारी जो चीजें हैं जो मैंने आपके सामने बक करी है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे चैनल, मेरी आवाज को आगे तक पहुंचाइए। मैं आपके सामने ऐसे ही मुद्दे जयपुर शहर के, राजस्थान के या भारत के लाते रहूंगा जो अभी तक छुपे हुए हैं, जो छुपे हुए हैं उनको मैं उखाड़ने की थोड़ी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू मेरे को सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।